जय हिंद जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। सीए फाइनल के एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके नवंबर, कुछ ही दिन बाकी है। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर रिफंड चैप्टर जो है उसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं, खास तौर से जीरो रेटेड सप्लाई, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, डीम्ड एक्सपोर्ट रूल 89 4A एंड 4B। इनके कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो सर अगर कोई वीडियो मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हमारा जो ये वीडियो ये रिफ़ंड को लेकर के, रिफ़ंड के सारे कॉन्सेप्ट इसमें हमने कवर किए हैं इन डेप्थ। आपको जो भी कॉन्सेप्ट देखना है आप वहाँ पे जाइए और उस कॉन्सेप्ट को देखिए। अगर मान लीजिए कि सर हमारे को यूँ लगता है कि सर जीरो रेटेड सप्लाई की तो हमको नॉलेज है, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता, तो खाली उतना ही पार्ट आप इस वीडियो से देख लीजिए। और इस वीडियो को देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे करना है। ये अनाउंसमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मई 2023 और नवंबर 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनका ये कहना था कि सर सीए फाइनल का आपका नया बैच कब से शुरू होने वाला है। सीए फाइनल का नया रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगा जो 3D एनिमेशन में होगा, पूरा एनिमेटेड होगा रिकॉर्डिंग, 3D एनिमेशन में अवेलेबल होगा। 180 आवर्स की क्लासेस होगी और ये अभी से मिलना शुरू हो गया। जैसे जैसे लेक्चर रिकॉर्ड होंगे आपको अवेलेबल होते जाएंगे गूगल ड्राइव फॉर्म में। लेटेस्ट स्टूडियो रिकॉर्डिंग रहेगी जो अमेंडमेंट के साथ में रहेगी। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं जो 8499 का है 6 मंथ के लिए, इसमें आपको बुक भी अवेलेबल होगी हार्ड कॉपी फॉर्म में। और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो 6 मंथ का 5299 में, तो इसमें आपको सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी बुक्स की। ओके ना, MGST कोड यूज़ करके आप एडिशनल डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर रिफंड जो चैप्टर है आप उसको आराम से एंजॉय कीजिए, देखिए। और भी किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बताइए, हम उस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ना फ्रेंड्स, अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट केस। अनयूटिलाइज आईटीसी का जो रिफंड मिलता है उसका एक केस तो था जीरो रेटेड सप्लाई जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद में जो केस है वो है अक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, वो जानना जरूरी है। इधर आइए, मान लीजिए ये है मिस्टर ए, ये मैं MG, ये मिस्टर बी। मैंने मिस्टर ए से प्लास्टिक खरीदा, ये मिस्टर ए है, ये मैं हूं MG। मैंने इनसे प्लास्टिक खरीदा, ये प्लास्टिक दिख रहा है। अब इस प्लास्टिक से मैंने टॉयज बनाए, ये जो खिलौने दिख रहे हैं ये मैंने बनाए टॉयज, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग टॉयज प्लास्टिक से। और वो टॉयज जो है मैं मिस्टर बी को बेचता हूं। जब मैंने प्लास्टिक खरीदा था उसकी वैल्यू थी 1 लाख और GST लगा था एट द रेट ऑफ 18%, 18,000। जब मैंने टॉयज बेचे तो उनकी वैल्यू थी 1,50,000 और GST की रेट टॉयज पे 5% ही थी, 7,500। ये है डिपार्टमेंट, मुझे डिपार्टमेंट को टैक्स पे करना था। और डिपार्टमेंट को जब टैक्स पे करना था तो मैंने डिपार्टमेंट को टैक्स पे किया कितना, जितना मैंने कलेक्ट किया 7,500। यहाँ से ITC ले लिया 7,500, जीरो पेमेंट किया। अब यहाँ पर ITC यूज करने के बाद बैलेंस अमाउंट कितना बच गया, बैलेंस अमाउंट कितना बच गया 10,500। ये मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरा अनयूटिलाइज ITC है। अनयूटिलाइज्ड ये मुझे रिफंड हो जाएगा, ये मुझे रिफंड हो जाएगा। बराबर है, समझ में आया बेटा? कोई डाउट? वापस देखो, मैंने मिस्टर से प्लास्टिक खरीदा, प्लास्टिक पे रेट क्या थी 18%, मतलब इनवर्ट सप्लाई पे ज्यादा टैक्स लग रहा है 18% के रेट से। अब मैंने प्लास्टिक से टॉयज बनाए, टॉयज मैंने मिस्टर बी को बेचे, मिस्टर बी को जब बेचे उस पर रेट क्या थी 5%। तो इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स रेट ज्यादा इन कंपैरिजन टू आउटवर्ड सप्लाई, जिसकी वजह से कई बार पूरा क्रेडिट यूटिलाइज नहीं हो पाता है। तो जो अनयूटिलाइज क्रेडिट है वो आपको रिफंड हो जाएगा, वो रिफंड हो जाएगा। बराबर है। अब वो हमको निकालना भी आना चाहिए यहाँ पर।
निकालना सीखना पड़ेगा। सर निकालना क्या है, तो एकदम सिंपल है ना, इसमें तो एकदम बढ़िया है, कोई मगजमारी भी नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं है, एकदम सिंपल सा, ये तो हो जाएगा। ये तो नहीं बेटा, इतना सिंपल नहीं है। इस प्लास्टिक से मैंने टॉयज खरीदे, कुछ टॉयज मैंने इंडिया में बेचे, कुछ एक्सपोर्ट भी किए होंगे, कुछ बॉन्ड साइन करके एक्सपोर्ट किए होंगे, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तो कुछ आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट किए होंगे। तो जीरो रेटेड सप्लाई में भी रिफंड मिलेगा, रूल 96 में भी रिफंड मिलेगा, और यहाँ पे भी रिफंड मिलेगा, 3 रिफंड मिलेंगे हमारे को। तो प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा, बाइफर्केशन करना पड़ेगा, तो ये सब टेंशन अभी हमारे को लेनी पड़ेगी बेटा। ओके, तो इसका भी एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला भी पढ़ना हमारे को। लेकिन उससे पहले एक और बात बताना चाहता हूं मैं, एक जगह पे प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। अगर गवर्नमेंट खुद बोल दे कि भाई ये जो केस है, इस केस में हम इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड नहीं देंगे, तो फिर नहीं ले पाओगे आप, पहला पॉइंट। दूसरा, या फिर जो प्रोडक्ट आपने, जो इनवर्ट सप्लाई सेम वही आउटवर्ड सप्लाई हो रही है और टैक्स रेट चेंज होने की वजह से अनयूटिलाइज आईटीसी बच रहा है, तो फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में। एग्जांपल से समझो क्या, इधर देखना, ये है मिस्टर ए, ये मैं हूं एमजी, ये मिस्टर बी। मैंने यहां से प्लास्टिक खरीदा 1 लाख रुपए का, जीएसटी मैंने पे किया 18% से 18,000। ये बात है नवंबर 21 की। दिसंबर 21 में जब मैं प्रोडक्ट बेच रहा था, तो प्लास्टिक ही बेच रहा था मैं एज इट इज, और जो प्लास्टिक है उसकी रेट गवर्नमेंट ने गिरा दी और 5% कर दी। रेट क्या कर दी? 5% कर दी। प्लास्टिक में बेच रहा था 1,50,000 में, अब प्लास्टिक पे रेट हो गई जीएसटी की एट द रेट ऑफ 5%, 7,500। रिफंड अंडर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, किसका? अनयूटिलाइज, यूं लिख सकते हैं, refund of unutilized ITC under inverted tax structure। नो, इस केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये केस इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में कवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, प्लास्टिक लाए थे, प्लास्टिक ही बेचा, उस पर रेट कम हुई, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला। ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में कवर नहीं होगा। कब होता? प्रोडक्ट कुछ लेकर के आए, उससे बना करके एक नया प्रोडक्ट बना, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके एक नया प्रोडक्ट बना, नए प्रोडक्ट की रेट कम है, तो ये प्रोविजन लगेगा। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है, इधर देखो बेटा, इसका फॉर्मूला क्या है? नेट आईटीसी। अब नेट आईटीसी का मीनिंग पूरा सेम रहेगा जो जीरो रेटेड सप्लाई में था, सिर्फ इसमें इनपुट का आता है, इनपुट सर्विस का नहीं आता। टैक्स पेड ऑन इनपुट, इनपुट सर्विस नहीं आएगा इधर, कैपिटल गुड्स भी नहीं आएगा, बाकी सब सेम रहेगा, खाली एक इनपुट सर्विस नहीं आएगा। बाकी जीरो रेटेड सप्लाई में जो नेट आईटीसी निकालते हैं सेम वही रहेगा, खाली इनपुट सर्विस का आईटीसी, इनपुट सर्विस का क्रेडिट यहाँ पे नहीं आएगा, उस पर जो टैक्स पे किया वो नहीं आएगा, खाली इनपुट का आएगा। ओके, नाउ अब इधर देखना बेटा, बाकी का सेम ही रहेगा। यस, रूल 89(4)(a) 4(b) से रिलेटेड क्रेडिट वो नहीं आएगा इधर, अगर सप्लायर ने डीम्ड एक्सपोर्ट में रिफंड क्लेम कर लिया तो। दूसरा, टोटल एडजस्टेड टर्न और डिट्टो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है। ऑफ ए स्टेट, पब्लिक यूनियन टेरिटरी, सेम जो जीरो रेटेड सप्लाई में था वही रहेगा। मल्टीप्लाई बाय इन्वर्टेड टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, उससे मल्टीप्लाई करो, माइनस टैक्स पेड ऑन इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर टर्नओवर। ये आपका पूरा पूरा फॉर्मूला है। अब देखो, इस फॉर्मूले को मैं इसी एग्जांपल में बैठा देता हूं। सबसे पहली चीज नेट आईटीसी, ये हमारा नेट आईटीसी जो प्लास्टिक पे किया था 18,000।
फिर हमने देखा एडजस्टेड टर्नओवर, तो हमारा टर्नओवर 1,50,000 मान लेते हैं, 1,50,000। फिर टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, आप खूब सारा टर्नओवर अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको उसमें से यहाँ पे तो टोटल आ जाएगा, यहाँ पे लिखना इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टर्नओवर, यहाँ पे हमारा कोइंसिडेंटली सेम ही है दोनों, तो यहाँ पे भी 1,50,000 आ जाएगा। माइनस टैक्स पेड ऑन इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर टर्नओवर, इस पे कितना टैक्स पे किया 7,500 माइनस 7,500, कितना आ जाएगा रिफंड 10,500, सेम अमाउंट। ये फॉर्मूले में मैंने फिट किया है। अब इसके क्वेश्चन करता हूं ताकि आपको और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके दो क्वेश्चन करेंगे, एक इसका क्वेश्चन करेंगे नॉर्मल, और एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें जीरो रेटेड सप्लाई हो और ये दोनों ही हम निकालें। इधर देखो बेटा, एग्जाम्पल, सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स ए रजिस्टर्ड सप्लायर इन हरियाणा is engaged in is होगा is engaged in supply of taxable goods within the state. Given below are the details of the turnover and applicable GST rate of the final product manufactured by them. Okay, ध्यान से सुनना, ये क्या कहना चाहता है कि भाई ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, ये फिनिश गुड्स है A, B एंड C, ये मेरा टर्नओवर है आउटवर्ड सप्लाई का, 5 लाख में A बेच रहा हूँ, 3,50,000 में B और 1 लाख में C बेचता हूँ। आउटपुट GST रेट है 5%, 5%, 18%। ITC अवेल्ड 54,000, 54,000, 10,000, जो भी इनपुट मैं खरीदता हूं उस पर, मान लो इनपुट एक D है, एक इनपुट D है, तो D इनपुट में खरीदता हूं, उसी से तीनों प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, एक बार खरीदा 54,000 का ITC लिया और उस पर टैक्स रेट था 18%, दूसरी बार फिर खरीदा 18% का टैक्स पे किया 54,000 का ITC, फिर 18% और टैक्स पे किया जो था 10,000, ये है जो टैक्स मैंने पे किया जो ITC में अवेल कर रहा हूं इनपुट का ना। अब इनमें से इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का केस कौन सा है, तो वो जा रहा है या तो A एंड B, दो लो A और B, क्योंकि इनवर्ट सप्लाई पे तो रेट 18% है, देखो आउटवर्ड सप्लाई पे रेट 5%, 5% है, तो दो ये जो A और B जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब इसमें भी आगे क्वेश्चन है क्या बोला, डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC एंड द प्रोडक्ट B इज notified as a product in respect of which no refund of unutilized ITC shall be allowed। मतलब B एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम रिफंड नहीं देंगे। ओके, तो B का नहीं मिलेगा, बचा क्या खाली A। हमारा फॉर्मूला क्या है, नेट ITC। नेट ITC में इन सब की टोटल लगेगी, टोटल 54, 54, 1,8 और 10,000, 1,18,000, तो यहां पे आ जाएगा नेट ITC डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर 5,389, 9,50,000, 9,50,000 बेटा, मल्टीप्लाई बाय इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टर्नओवर 5 लाख, माइनस टैक्स पेड ऑन इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, कितना 5% से, तो 5% ऑफ 5% ऑफ 5 lakhs, कितना आएगा 5%, 25,000, निकालो कितना आता है, 62,105.26 माइनस 25,000, 105.26, ये रिफंड होगा। अब कई लोग इस
क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहे हैं, ये ऐसे भी सोल्व कर रहे हैं कि ये 54,000 का आईटीसी इससे रिलेटेड होगा, ऐसा क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला गया। ओके, तो कई लोग कैसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं कि नेट आईटीसी में 54,000 ले रहे हैं कि जो इससे रिलेटेड है, सीधा सीधा ले लो और माइनस कर दो जो टैक्स पे किया 25,000, 54,000 माइनस 25,000, 29,000 आंसर। ऐसा मत करना, रॉन्ग हो जाएगा। आईसीआई का सोल्यूशन है, इसी तरह से आपको करना है। ओके, कोई डाउट ना? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मास्टर क्वेश्चन अच्छा है, आओ इधर। कैलाश ग्लोबल पी लिमिटेड सप्लाइज वेरियस गुड्स in domestic and international market. It is engaged in both manufacturing and trading of goods. The company is registered under GST in the state of Karnataka. The company export goods without payment of tax under letter of undertaking in accordance with the provision of section 16 subsection 3A of the IGST Act 2017. The company has made the following supply during the tax period. अब ये क्या बोल रहा है, जो भी सप्लाई मैं कर रहा हूं, मान लीजिए मैं हूं कैलाश ग्लोबल पी लिमिटेड में, जो भी सप्लाई कर रहा हूं, अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो वो जीरो रेटेड सप्लाई में कवर होगी, क्योंकि मैं बॉन्ड साइन करके फिर एक्सपोर्ट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन करके फिर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, चलो, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ टू यूके फॉर $10,000, असेसेबल वैल्यू अंडर कस्टम्स एक्ट इन कस्टम्स इन इंडियन रुपीज 7 लाख। ओके, ये एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट ड्यूटीज लेविड ऑन प्रोडक्ट है एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। अब इधर देखना बेटा, ये जो केस है ना, इसको जब मैंने एक्सपोर्ट किया, बाकायदा हमने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन किया होगा, फिर मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, तो ये जीरो रेटेड सप्लाई में इसका रिफंड मिलना चाहिए, बट वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहां पर एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज हो रही है, और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई गुड्स आप एक्सपोर्ट करते हो, उस पर अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज होती है या कस्टम्स एक्ट में आपने ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर लिया, तो फिर आपको रिफंड नहीं मिलता है जीरो रेटेड सप्लाई में। तो यहां पर ये जीरो रेटेड सप्लाई का रिफंड नहीं मिलेगा, ये आपके टर्नओवर का पार्ट जरूर माना जाएगा। टर्नओवर में तो हम हर तरह की आउटवर्ड सप्लाई लेते हैं, तो ये भी लेंगे, बट ये आपके जीरो रेटेड सप्लाई में कवर नहीं है। ओके, नाउ डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट बी ड्यूरिंग द पीरियड एक्सक्लूडिंग टैक्स 5%। अब जैसे मान लीजिए ये एक प्रोडक्ट बी है, इसको मैं इंडिया में बेचता हूं। ओके, कितने का? 10 लाख रुपए का। इनपुट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सच गुड्स आर टैक्सेबल अंडर एट द रेट 18%। अब ये जो प्रोडक्ट भी, इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल मैंने यूज किया, ये जो रॉ मटेरियल मैंने यूज किया इस पे 18% से जीएसटी पे किया, जबकि प्रोडक्ट बी पे जीएसटी की रेट है सिर्फ 5%। ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का केस है। बट जरा नीचे का नोट देख लेते हैं। इनपुट यूज नॉट नोटिफाइड एज ए प्रोडक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी शैल नॉट बी अलाउड। सीधा सीधा लिख देते ना यार, कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या लिख रहा है? नॉट नोटिफाइड। ये एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा नोटिफाइड प्रोडक्ट नहीं है जिस पर रिफंड नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस पर रिफंड मिलेगा, तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में रिफंड मिलेगा इसका। सप्लाई ऑफ गुड्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ईओयू, ये एक प्रोडक्ट है, ये मैंने ये ईओयू है, इनको बेचा, मतलब डीम्ड एक्सपोर्ट। ओके, एक्सक्लूडिंग टैक्स 18%, 5 लाख है टर्नओवर। आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड बाय रिसिपिएंट, ये ईओयू ने उसका आईटीसी क्लेम किया। अब इधर देखना बेटा, ईओयू ने आईटीसी क्लेम किया है, तो इसका मतलब यहां पर सप्लायर को तो रिफंड नहीं मिलने वाला है। डीम्ड एक्सपोर्ट पे सप्लायर को रिफंड कब मिलता है? जब रिसिपिएंट अंडरटेकिंग दे दे कि वो आईटीसी क्लेम नहीं करेगा, वो रिफंड क्लेम नहीं करेगा, रिफंड मुझे दे दिया जाए, बराबर है। जब वो अंडरटेकिंग देगा तो मुझे रिफंड मिलता है। इन्होंने तो आईटीसी क्लेम कर लिया ईओयू ने, तो मुझे तो रिफंड मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर ये जो ईओयू यूनिट है, इन्होंने आईटीसी क्लेम कर लिया, लिखा हुआ नीचे ईओयू, इन्होंने आईटीसी क्लेम कर लिया, मुझे रिफंड मिलेगा ही नहीं यहाँ पर। अब क्या करें? अब ये हमारे एडजस्टेड टर्नओवर, जिसमें हम बोलते थे रूल 89(4A)(4B) में, टर्नओवर जो भी एडजस्टेड टर्नओवर होता है उसमें टर्नओवर ऑफ रूल 89(4A)(4B) का काउंट नहीं करेंगे।
अगर सप्लायर रिफंड क्लेम करता है डीम्ड एक्सपोर्ट का, यहाँ पे सप्लायर ने रिफंड क्लेम नहीं किया डीम्ड एक्सपोर्ट का, तो यहाँ पे टर्नओवर में भी काउंट होगा रूल 89(4)(a)(4) भी, और आईटीसी में भी काउंट होगा रूल 89(4)(a)(4) भी। एक्सपोर्ट ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ये एग्जम्प्ट सप्लाई जिसको एक्सपोर्ट किया, अब अगर कोई भी एग्जम्प्ट सप्लाई एक्सपोर्ट होती है तो वो जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाएगी, और जीरो रेटेड सप्लाई का रिफंड मिलता है बेटा। तो ये है ना, भले ही एग्जम्प्ट हो बट एक्सपोर्ट होने की वजह से इसको जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा। और जीरो रेटेड सप्लाई क्यों, बॉन्ड तो साइन ही किया मैंने, एक्सपोर्ट जब भी कोई भी गुड्स करूंगा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन करूंगा, ये हमने पढ़ा यहाँ पे ऊपर, बराबर है। तो यहाँ पर इसको जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा। अब इधर देखते हैं इसको, टोटल टर्नओवर हमारा अगर देखें, ये टर्नओवर है आपका, टोटल टर्नओवर आप लोगों का कितना हो गया 28 lakhs। चलो आगे आ जाओ। आईटीसी अवेलेबल फॉर द अबाउट टैक्स पीरियड इज एज फॉलोज। आईटीसी क्या है जरा देखते हैं। ऑन इनपुट्स इंक्लूडिंग 50,000 ऑन एक्सपोर्ट ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई, ये आईटीसी आपके इनपुट का है जिसमें 50,000 एक्सपोर्ट जो है एग्जम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड है। तो देखो उसका आईटीसी नहीं मिलना चाहिए, एग्जम्प्ट सप्लाई का आईटीसी नहीं मिलता है, लेकिन अगर एग्जम्प्ट सप्लाई एक्सपोर्ट होती है तो आईटीसी चैप्टर में ही हमने पढ़ा है, उसको जीरो रेटेड सप्लाई बोलेंगे, उसका क्रेडिट मिलेगा हमारे को। तो यहाँ पे पूरा क्रेडिट हमको क्लेम करने को मिलेगा, हम रिफंड में भी क्लेम करेंगे, तो इसको माइनस मत करना गलती से भी। हाँ, अगर ये एक्सपोर्ट नहीं होता तो माइनस करना पड़ता। ऑन कैपिटल गुड्स मिलता ही नहीं है रिफंड। ऑन इनपुट सर्विस इंक्लूडिंग 18,000 ऑन आउटडोर कैटरिंग, 2 lakhs का आईटीसी है, इनपुट टैक्स आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विस 2 lakhs, लेकिन माइनस 18,000 करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्लॉक क्रेडिट में 18,000 जो कैटरिंग से रिलेटेड है वो तो ब्लॉक क्रेडिट है, उसका तो क्रेडिट ही नहीं रह सकते आप। तो बैलेंस कितना बचा 1,82,000। ओके चलो, डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड एडमिसिबल टू कैलाश ग्लोबल पी लिमिटेड फॉर द गिवन टैक्स पीरियड। ओके आ जाओ, पहले निकालता हूं जीरो रेटेड सप्लाई का रिफंड। नेट आईटीसी डिवाइड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। नेट आईटीसी कितना है, आ जाओ। इनपुट का 3,50,000 और इनपुट सर्विस का 1,82,000। 3,50,000 1,82,000। टोटल एडजस्टेड टर्नओवर हमने निकाला ये 28 lakhs। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स हीरा इस जगह 6 lakhs। टोटल कितना आ जाएगा 3,50,000 प्लस 1,000 डिवाइडेड बाय 1,14,000। ये आपके मैक्सिमम रिफंड ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। ना अब आ जाती इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड। नेट आईटीसी ऑफ इनपुट, खाली इनपुट का आएगा, इसमें कैपिटल गुड्स का नहीं आता। टोटल एडजस्टेड टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर माइनस टैक्स पेड ऑन इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। नेट आईटीसी ऑफ इनपुट आ जाओ 3,50,000 सिर्फ इनपुट का लेना है। टोटल एडजस्टेड टर्नओवर 28 lakhs। टर्नओवर ऑफ आईटीसी आईटीएस इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टर्नओवर ये 10 lakhs और रेट है 5%। $10 lakhs, टैक्स आ जाएगा 5% ऑफ 10 lakhs, कितना आएगा 3,50,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000 माइनस 50,000 75,000।
तो ये रिफंड 75,000 है, मैक्सिमम रिफंड अंडर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर 75,000. Now, refund of unutilized ITC shall not be allowed if the goods are exported out of India or subject to export duty if supplier avail the duty drawback. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया था. डीम्ड एक्सपोर्ट हमारा हो चुका है. नाउ इलेक्ट्रॉनिक, अब आगे के केस छोटे छोटे जरा देख लो. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर आपका कोई भी रिफंड पड़ा है, आप रिफंड कभी भी क्लेम कर सकते हैं. आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, RFD 01A. ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है. ये फिल करके आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी अमाउंट पड़ा है. रिफंड वाउचर. रिफंड वाउचर क्या होता है, इधर देखना. ये आप जो स्टूडेंट है, ये मैं हूं, आप मुझसे IDT पढ़ने आए, आपने 1 लाख प्लस 18,000 ये मुझे पे किया एडवांस में. मैंने 18,000 अगले महीने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे दिया, या 18,000 मैंने डिपार्टमेंट को दे दिया, 18,000 डिपार्टमेंट को दे दिया. अब अभी तक मैंने आपको सप्लाई नहीं किया, मैं आपको क्या इशू करता हूं, रिसीट वाउचर. मैंने आपको रिसीट वाउचर इशू कर दिया. रिसीट वाउचर इशू करने के बाद में अभी तक सप्लाई नहीं किया, तो मैंने टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं किया अभी तक आपको. आपने मुझे 2 महीने बाद बोला सर अभी बेच शुरू होने में टाइम है बट हम रिफंड लेना चाहते हैं. अब मैंने आपको 1 लाख प्लस 18,000 का रिफंड दे दिया, जबकि वो 18,000 मैं तो डिपार्टमेंट को दे चुका हूं. तो मैं आपको यहाँ पे रिफंड वाउचर इशू करूंगा जिसपे आप साइन करोगे, जो 1 लाख प्लस 18,000 का होगा. फिर उस रिफंड वाउचर के बेस पर मैं डिपार्टमेंट से रिफंड क्लेम करूंगा. जो 18,000 मैंने डिपार्टमेंट को दिए थे GST के, वो मैं रिफंड ले लूंगा. तो रिफंड वाउचर के बेस पे रिफंड. टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड. इधर देखना, मैंने एक इंट्रा स्टेट सप्लाई की, CGST SGST, ये है दिसंबर 21 मंथ की बात. CGST 9,000, SGST 9,000 था. जनवरी में मैं 20 जन 2022 को मैं पेमेंट कर रहा था. ये गलती से मैंने IGST 18,000 पे कर दिया. IGST 18,000 पे कर दिया, जबकि मुझे CGST 9,000 SGST 9,000 पे करना था. IGST पे कर दिया. अब ये गलती मुझे बाद में रियलाइज होती है, तो फेब में मैं इसको सुधारता हूँ. 20 फेब को गवर्नमेंट क्या बोलती है, 20 फेब को आप सुधारो. अब क्या करो, पहले राइट अमाउंट पे करो. क्या, CGST जो राइट अमाउंट है 9,000, SGST 9,000. अब क्वेश्चन ये कि क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं. जबकि 20 जनवरी को मुझे CGST SGST पे कर देना चाहिए था. 20 जनवरी को मैंने IGST पे किया. CGST SGST 20 फरवरी को पे कर रहा हूँ, 1 महीना डिले हो चुका है, फिर भी इंटरेस्ट नहीं लगता. डिपार्टमेंट का ये कहना है कि भाई आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी, आपने तो पैसा दिया ही था 18,000 हमारे को, खाली गलत कॉलम में या गलत तरीके से गलत अमाउंट या गलत कैटेगरी में पे कर दिया. नो इंटरेस्ट नहीं लगता इसके पेमेंट में. फिर ये जो रॉन्ग अमाउंट पे किया इसका रिफंड मिल जाएगा आपको, रिफंड ऑफ रॉन्ग अमाउंट. इवन वाइस वर्सा भी होता है. मैंने IGST जो है इंटर स्टेट सप्लाई की, IGST पे करना था, उसकी जगह CGST SGST पे कर दिया. तो पहले मैं राइट अमाउंट पे करूंगा IGST, फिर जो रॉन्ग अमाउंट CGST SGST पे किया उसका मुझे रिफंड मिल जाएगा, ओके. नेक्स्ट, टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड. नेक्स्ट, रिफंड बेसिस ऑन जजमेंट डिक्री एंड ऑर्डर. मान लो कोर्ट में कोई केस चल रहा था डिपार्टमेंट के मेरे बीच में, मैं केस जीत गया, उसकी वजह से मुझे रिफंड मिल रहा है. ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट. ये क्या होता है, ध्यान से सुनना. मान लीजिए बेटा ये लाल दंत मंजन में बनाता हूं, लाल दंत मंजन. मेरा मानना है कि मसड़ों को मजबूत करने की दवा है, तो इसमें मेडिसिन की रेट से GST लगना चाहिए. डिपार्टमेंट का मानना नहीं ये तो टूथ पाउडर है, इस पर टूथ पाउडर की रेट से GST लगेगी. टूथ पाउडर की रेट थोड़ी ज्यादा होती है, टूथ पाउडर की रेट जो है थोड़ी ज्यादा होती है, मेडिसिन की रेट थोड़ी कम होती है. मैंने डिपार्टमेंट को बोला देखो डिपार्टमेंट जी, मैं ये 1 लाख रुपए में ये प्रोडक्ट बेचने वाला हूँ, तो मैं इसके ऊपर 5% से GST पे कर देता हूँ 5,000 रुपया. डिपार्टमेंट ने बोला नहीं, ये मेडिसिन थोड़ी है, टूथ पाउडर है, 18% की रेट से GST पे करो 18,000. डिपार्टमेंट को मैंने बोला एक काम कीजिए, मैं प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे कर देता हूँ, हम तब तक ये देख लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, या आप पता कर लीजिए कौन सा प्रोडक्ट है, आपको मैं सैंपल दे देता हूँ, लेबोरेटरी में टेस्ट करवाइए. डिपार्टमेंट ने बोला उस प्रोसेस में तो टाइम लगेगा,
तो मैंने कहा एक काम करता हूं, तब तक मैं प्रोविजनल बेसिस पे आपको टैक्स पे कर देता हूं। कितना पे करूं बताओ? डिपार्टमेंट ने बोला एक काम करो महेश गौड़, तुम 12,000 रुपया प्रोविजनल बेसिस पे अभी टैक्स दे दो, सैंपल दे दो, एक बॉन्ड साइन कर दो कि डिफरेंस अमाउंट अगर ज्यादा हुआ तो विद इंटरेस्ट तुम पे करोगे मुझे। मैंने कहा ओके डन। अब ये प्रोविजनल असेसमेंट आपको डिटेल में सीखना तो अगले चैप्टर में आएगा बेटा, हाल फिलहाल सिर्फ यहाँ पे पॉइंट छिड़ा है तो मैं बता देता हूं। तो मैंने कहा ओके, मैंने 12,000 रुपया डिपार्टमेंट को दे दिया, 12,000 रुपीज मैंने डिपार्टमेंट को पे कर दिया। 12,000 डिपार्टमेंट को पे करने के बाद फाइनलाइजेशन हुआ, सैंपल दिए मैंने, सैंपल चेक किए गए, फाइनलाइजेशन हुआ और ये पता लगा कि भाई टैक्स तो 5,000 ही होगा। तो जो मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया 7,000 वो डिपार्टमेंट मुझे रिफंड करेगा। परचेज मेड बाय यूएन बॉडीज, ये यूएन बॉडीज है बेटा, बराबर है। ये आपने यूएन बॉडीज है जिसमें आपके एम्बेसीज वगैरह आ जाते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स आ जाते हैं। अब ये जो यूएन बॉडीज है, मैंने इनको कोई गुड सप्लाई किया या कोई सर्विस दी 1 लाख रुपए की, देखो 1 लाख रुपया दिख रहा है, प्लस मैंने इनसे 18,000 जीएसटी भी लिया, क्योंकि मैं तो इंडिया में सप्लाई कर रहा हूं। मैंने इनसे 18,000 जीएसटी लिया। ये 18,000 जो मैंने इनसे जीएसटी लिया, मैंने ये डिपार्टमेंट को दे दिया। ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को मैंने पे कर दिया। और ये जो ऑफिसर को मैंने पे किया, अब ये जो यूएन बॉडीज है ये रिफंड एप्लीकेशन देंगे, ये ऑफिसर इनका जीएसटी इनको वापस दे देगा, क्योंकि ये लोग हमारे लिए मेहमान है इंडिया में। तो ऑफिसर ये जो जीएसटी ना 18,000 ये इनको वापस करेगा। कब? जब यूएन बॉडीज रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको भी रिफंड मिलता है, जो इनवर्ट सप्लाई वो लेते हैं। तो रिफंड ऑफ टैक्स ऑन परचेज मेड बाय यूएन बॉडीज और एम्बेसीज, फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। रिफंड ऑफ टूरिस्ट, कोई भी टूरिस्ट अगर इंडिया में आता है, जैसे ये टूरिस्ट है बिल गेट्स है, इंडिया में आए घूमने के लिए, मुझसे इन्होंने एक लैपटॉप खरीदा 1 लाख रुपीज का, मैंने आईजीएसटी चार्ज किया, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट को जब सप्लाई करते हैं तो आईजीएसटी लगता है। मैंने 18,000 का आईजीएसटी लिया। ये जब इंडिया से जाएंगे तो वो 18,000 इनको रिफंड हो जाएंगे बाद में। ओके, तो आईजीएसटी पेड बाय टूरिस्ट लिविंग इंडिया ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स टेकन आउट ऑफ इंडिया बाय हिम। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलता है, एक अमेंडमेंट आया, नो रिफंड शेल बी पेड ऑन एप्लीकेंट इफ द अमाउंट इज लेस देन 1,000। अगर आपके सीजीएसटी का अमाउंट या एसजीएसटी का अमाउंट 1,000 रुपीज से कम है तो रिफंड नहीं मिलेगा, आईजीएसटी में डबल हो जाता है। कम है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। मतलब आपका रिफंड का अमाउंट है 999 तो रिफंड लेने भी मत जाना बेटा, चप्पल भी ज्यादा घिस जाएगी, उससे ज्यादा कि चप्पल घिस जाएगी, आपने तो नहीं जाने का रिफंड लेने के लिए, रिक्शा भाड़ा ज्यादा लग जाता बेटा, तो रिफंड नहीं मिलेगा। कम से कम 1,000 रुपीज का होना चाहिए, पहला पॉइंट। ये प्रोविजन एक जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर 50 रुपया भी आपका पड़ा तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, 100 रुपया भी है तब भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, क्योंकि वो आपका पैसा है, उस पर आपका हक बनता है, वो आपने ट्रांसफर किया, वो आपका वॉलेट है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, आप उसका रिफंड ले सकते हो। ओके, द लिमिट वुड नॉट अप्लाई इन केस ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब हम देखेंगे रिफंड किन किन केसेस में मिलता है, वो हमने कंप्लीट किया। अब तक जो हमने पढ़ा ना वो आपका 75% एग्जाम में वही पूछा जाता है, 75%। अब 25% क्या आ सकता है, उसमें से एमसीक्यू आ सकता है जो टाइम लिमिट को लेकर के। दूसरा एक हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट वाला केस, वो आ सकता है, बराबर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब आते हैं टाइम लिमिट विद इन विच रिफंड क्लेम कैन बी फाइल्ड। इसका क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। ये क्या कहना चाहता है कि रिफंड एप्लीकेशन आपको देनी होती है, बिना रिफंड एप्लीकेशन का आपको रिफंड मिलेगा नहीं, तो रिफंड एप्लीकेशन आपको कब तक दे देनी होती है? तो ये बोला गया भाई रिफंड एप्लीकेशन आपको जनरली 2 ईयर्स के अंदर अंदर दे देनी है, 2 साल में। बट क्वेश्चन है कि 2 साल कहां से 2 साल? ओके, वो हम यहाँ पे देखते हैं। आओ, अलग अलग केस में अलग अलग रिलेवेंट डेट है। तो इन्होंने क्या बोला, एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड में मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। क्वेश्चन है रिलेवेंट डेट का मतलब क्या है, रिलेवेंट डेट क्या होती है, किसको बोला गया रिलेवेंट डेट यहाँ पर? तो इधर देखो, गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, अगर कोई भी गुड्स आउटसाइड इंडिया भेजा जा रहा है, बराबर है। अब ये कौन सा केस है, आईजीएसटी वगैरह पे करके, तब आपको मालूम आपको शिपिंग बिल वगैरह देना पड़ता है,
बराबर, तो आपको रिफंड मिलता है। कब तक दे देना होता है? तो अगर गुड्स बाई सी रूट के थ्रू, ये देखो ये जहाज जा रहा है, जहाज के थ्रू जा रहा है, या ये एयरलाइंस जा रही है, इस एयरलाइंस के थ्रू जा रहा है, बराबर। तो जिस दिन शिप और एयरक्राफ्ट लीव इंडिया, जिस ये शिप और एयरक्राफ्ट जिसमें गुड्स लोड किए गए जिस दिन इंडिया छोड़ करके जाएंगे, वहां से 2 ईयर्स के अंदर अंदर रिफंड एप्लीकेशन दे देनी है आपको। केस नंबर 2, बाय लैंड जा रहा है, तो ये देखो बॉर्डर पार कर रहा ट्रक, तो जब ये ट्रक बॉर्डर पार करेगा, बराबर है, फ्रंटियर क्रॉस करेगा, वहां से 2 ईयर्स, उस दिन से 2 ईयर्स। गुड्स पास द फ्रंटियर, जो गुड्स रखा हुआ ट्रक में, वो जब फ्रंटियर बॉर्डर क्रॉस करेगा वहां से 2 ईयर्स। ओके। बाय पोस्ट जा रहा है, जिस दिन डिस्पैच होगी पोस्ट, यहां से जिस दिन गुड्स डिस्पैच हो गया, तो बाय पोस्ट भेज रहे हो आप, तब जिस दिन डिस्पैच हो गया वहां से 2 ईयर्स काउंट करेंगे। डीम्ड एक्सपोर्ट का केस है, जैसे मैं ये ईओयू है, मैं इनको सप्लाई करता हूं, तो रिफंड इनको भी मिल सकता है, ये नहीं लेना चाहे तो मैं ले सकता हूं सप्लाई। जो भी रिफंड लेना चाहता है वो जिस दिन अपना रिटर्न फाइल करता है वहां से 2 ईयर्स में, मान लीजिए जुलाई में मैंने इनको सप्लाई किया, जुलाई 20 में मैंने इनको गुड सप्लाई किया, जुलाई का रिटर्न कब फाइल करूंगा मैं, मान लीजिए मैंने 20 अगस्त को फाइल किया, तो 20 अगस्त से 2 ईयर्स। सर अगर मान लीजिए आपने 19 अगस्त को फाइल किया होता, तो 19 अगस्त से 2 ईयर्स। जिस दिन भी फाइल करूंगा मैं, जिस मंथ में मैंने डीम्ड एक्सपोर्ट किया, उसका रिटर्न जिस मंथ में फाइल करूंगा मैं, जिस दिन फाइल करूंगा मैं, वहां से 2 ईयर्स। तो डेट ऑन विच द रिटर्न रिलेटिंग टू सच डीम्ड एक्सपोर्ट इज फर्निश्ड। ओके। नेक्स्ट आता है सर्विस एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। कोई सर्विस अगर आईजीएसटी पे करके आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो जनरली अभी इंडिया में हो नहीं रहा है, तो उस केस में क्या होगा? इन केस ऑफ सर्विस एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया वेयर द रिफंड ऑफ टैक्स पेड इज अवेलेबल in respect of service themselves, or as the case may be, the input and input service used in such services and the supply of service had been completed prior to the receipt of such payment. अब मान लीजिए फॉरेन कंट्री यूएसए, मैंने सर्विस तो दे दी, सर्विस दे दी है, बट पैसा अभी तक नहीं आया, तो जिस दिन भी पैसा आएगा वहां से 2 ईयर्स के अंदर अंदर मैं रिफंड एप्लीकेशन दे सकता हूं। या पैसा मुझे एडवांस में मिल गया, सर्विस अभी तक नहीं दी, तो मुझे रिफंड कब तक मिल सकता है? जिस दिन भी मैं इनवॉइस इशू करूंगा, इनवॉइस तो इशू करना पड़ेगा मुझे, पैसा एडवांस में मिला, मान लो अगस्त 20 में मुझे एडवांस मिला, उसका इनवॉइस मैंने सितंबर 20 में इशू किया, मान लो, यहां से 2 ईयर्स के अंदर अंदर मुझे रिफंड मिल सकता है। तो मुझे सर्विस भी 2 ईयर्स के अंदर अंदर ही देनी होगी, नहीं तो मैं रिफंड क्लेम नहीं कर पाऊंगा। ओके। तो यहां से 2 ईयर्स काउंट होंगे जिस दिन इनवॉइस इशू किया गया। Next, refund, where the tax becomes refundable as a consequence of judgment, decree, order or direction of the appellate authority, appellate tribunal or any court. अब कोर्ट में केस चल रहा था डिपार्टमेंट के मेरे बीच में, और केस में जीत गया, मैं जीत गया, तो मुझे उस जीत की खुशखबरी तो भेजेगा डिपार्टमेंट। ये कोर्ट है, कोर्ट की तरफ से मुझे ऑर्डर आया, महेश गौड़ मुबारक हो, तुम केस जीत गए हो। मैंने कहा वाह सुपर। ये ऑर्डर किस दिन रिसीव हुआ, किस दिन कम्युनिकेट हुआ मुझे? मान लो 31 जुलाई को ऑर्डर पास हुआ, मुझे 2 अगस्त को मिला, कम्युनिकेट हुआ, या मैं खुद कोर्ट में उपस्थित था तो उसी दिन मुझे बोल दिया गया, तो उसी दिन मुझे मिल गया, ये मान लिया जाता है। तो जिस दिन भी ऑर्डर मुझे मिला, जिस दिन भी मुझे ऑर्डर मिला, कम्युनिकेट हुआ मुझे, वहां से 2 ईयर्स। डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच जजमेंट, डिग्री, ऑर्डर और डायरेक्शन। जीरो रेटेड सप्लाई के केस में मान लीजिए अगस्त 20 में आपने कोई जीरो रेटेड सप्लाई की, जिसका रिफंड बनता है 50,000। इसके लिए आप एप्लीकेशन कब तक दे सकते हैं? लास्ट डेट क्या होती है? बोले फाइनेंशियल ईयर कौन सा, ये 2021, इसको एंड होने दो। कब एंड होगा? बोले 31 मार्च 2021 को, यहां से 2 ईयर्स, मतलब 31 मार्च 2023 तक मैं रिफंड एप्लीकेशन दे सकता हूं, 23 तक मैं रिफंड एप्लीकेशन दे सकता हूं। ओके। Refund of unutilized input tax credit in case of accumulated ITC on account of inverted duty structure. Inverted tax structure या ड्यूटी स्ट्रक्चर एक ही बात होती है बेटा। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इधर देखना, मान लीजिए इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर जो है उसका केस लेते हैं।
मैंने ये प्लास्टिक खरीदा, उससे मैंने ये टॉयज बनाया। प्लास्टिक पे मैंने 18% से जीएसटी पे किया, टॉयज पे 5% लगती है जीएसटी। और टॉयज मैंने बेचा मिस्टर जेड को, ये मिस्टर जेड है, इनको मैंने टॉयज बेचे। बराबर कब बेचे? मान लीजिए अक्टूबर 21 में बेचे। इसका रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होगी? 20 नवंबर। अक्टूबर का रिटर्न कब फाइल करोगे? 20 नवंबर 21। एक्चुअल डेट नहीं है, एक्चुअल डेट नहीं, ड्यू डेट। एक्चुअल डेट डीम्ड एक्सपोर्ट में होती है, एक्चुअल डेट डीम्ड एक्सपोर्ट में थी, यहां पे ड्यू डेट है, ड्यू डेट। यहां से 2 इयर्स के अंदर अंदर, मतलब 20 नवंबर 22-23, तब तक आप रिफंड एप्लीकेशन दे सकते हैं 50,000 के लिए। तो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, वहां से 2 इयर्स काउंट होगा। इन केस वेयर टैक्स इज पेड प्रोविजनली, आप प्रोविजनल टैक्स पे करते हैं, जैसे लाल दंत मंजन पे मैंने किया था, तो जिस दिन फाइनलाइजेशन होता ना, डिपार्टमेंट बोलता महेश गौड़ तुम्हारा टैक्स का अमाउंट तो 12,000 तुमने पे किया, बट टैक्स का अमाउंट सिर्फ 5,000 ही है, और आज फाइनलाइज हुआ, आज एडजस्टमेंट हुआ, तो आज से 2 इयर्स के अंदर मैं कभी भी रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। डेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर द फाइनल असेसमेंट। इन द केस ऑफ ए पर्सन अदर देन द सप्लायर, सप्लायर के अलावा किसी और को अगर रिफंड मिलता है तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय सच पर्सन। ये क्या होता है इधर देखना, ये भाई साहब है मिस्टर जेड। मिस्टर जेड एग्जाम्पल यूं ले लेता हूं, लिख देता हूं तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। इधर देखना, ये हूं मैं एम जी, ये भाई साहब है मिस्टर जेड, और ये डिपार्टमेंट। मैंने मिस्टर जेड को कोई गुड्स दिया, मेरे यहां से 1 जुलाई को निकला, इनको 10 जुलाई 2021 को मिला। उस पर वैल्यू थी 1 लाख उसकी, और जीएसटी मैंने ले लिया 18%, जबकि रेट थी 12%। रेट क्या थी? 12%। मैंने गलती से 18% ले लिया, और मैंने बकायदा वो 18,000 डिपार्टमेंट को दे भी दिया। अब इन भाई साहब को रियलाइज हुआ यार ये तो टैक्स ज्यादा ले लिया, ये मेरे पास है। मैंने कहा सॉरी बॉस, मैंने वो 18,000 डिपार्टमेंट को दे दिया है, तो अब बर्डन तो मैंने बेयर नहीं किया, बर्डन तो इनके ऊपर है। ये रिफंड के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं डिपार्टमेंट को कि भाई गलती से 18,000 टैक्स ले लिया गया था और वो आपको दे दिया, वो आप मुझे रिफंड कर दो। तो डिपार्टमेंट एक्चुअल टैक्स था 12,000, बाकी का जो 6,000 है वो इनको रिफंड कर देगा। बट रिफंड के लिए इनको रिफंड एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। वो कहां से देंगे? जिस दिन इनको गुड्स या सर्विस वो मिली है ना 10 जुलाई, वहां से 2 इयर्स के अंदर, वहां से 2 इयर्स के अंदर। ओके, बट ये भी कब? जब ये बर्डन आगे पास ऑन ना करे। अगर ये आईटीसी ले लेंगे ना 18,000 का, तो फिर इनको 6,000 का रिफंड नहीं मिलेगा। ये आईटीसी सिर्फ 12,000 का ही ले, 6,000 का रिफंड मिल जाएगा। 18,000 का आईटीसी क्लेम कर लिया तो फिर रिफंड नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि फिर बर्डन इन्होंने बेयर ही नहीं किया ना। एनी अदर केस, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, कोई भी और केस मान लीजिए जो इनमें कहीं पे भी कवर नहीं हो रहा था, जिस दिन टैक्स का पेमेंट किया है वहां से 2 इयर्स के अंदर। अभी क्या होता है, जैसे कई बार एक्सिस टैक्स पे कर देते हो आप गलती से अपनी पॉकेट से, बराबर है, तो ज्यादा टैक्स पे कर दिया आपने और बर्डन आपने शिफ्ट नहीं किया रिसिपेंट पे, तब जिस दिन भी आपने डिपार्टमेंट को पेमेंट किया उसके 2 इयर्स के अंदर अंदर रिफंड एप्लीकेशन दे सकते हो। चलो, ये वाला केस जो अमेंडमेंट जितने भी ना बेटा, ये हम लास्ट में लूंगा मैं, एक ही साथ ले लूंगा सारे अमेंडमेंट। ओके, इनसे कनेक्टेड रहेंगे वो, उस वक्त आपके क्या एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा इनका और ये कवर भी हो जाएंगे ना फ्रेंड्स। एक काम करते हैं, इसका थोड़ा ओवरव्यू तो मैं देख देता हूँ, बाकी का डिटेल तो मैं आपको जो है लास्ट के अंदर इसको कवर करूंगा ही। ये क्या कहना चाहता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि भाई 2 इयर्स के अंदर अंदर आपको रिफंड एप्लीकेशन दे देनी होती है। मान लीजिए कोई भी एक केस लेते हैं अपन, बराबर, जैसे 0 रेटेड सप्लाई का ले लेते हैं, जुलाई 20 का केस है। फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2021 को। यहाँ से 2 इयर्स के अंदर अंदर एप्लीकेशन देनी है, मतलब 31 मार्च 2023 तक एप्लीकेशन दे देनी है। ओके, अब हुआ क्या, मान लीजिए कि मैंने रिफंड एप्लीकेशन दे दी, कब दी मैंने रिफंड एप्लीकेशन? 21
मार्च 2023 को, और इस एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ आ गई, अब मुझे ये एप्लीकेशन रेक्टिफाई करके वापस भेजना, डेफिशिएंसीज आ गई, कुछ प्रॉपर नहीं थी। तो डिपार्टमेंट ने मुझे बोला कि महेश गौड़ सर, इस एप्लीकेशन को वापस दे करके भेजो। ये उन्होंने मुझे कब भेजा? ये उन्होंने मुझे बोला 30 मार्च 2023 को कि महेश गौड़ सर, ये जो आपने रिफंड एप्लीकेशन दी इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको सुधारो। अब एक बात बताओ, क्या मेरे पास टाइम बचा है सुधारने के लिए, सुधार करके वापस अप्लाई करने के लिए? टाइम है इतना मेरे पास में? एक दिन बचा है मेरे पास में सिर्फ। तब इन्होंने ये चेंज किया और क्या बोला, इन केस ऑफ डेफिशिएंसी इन रिफंड एप्लीकेशन लिमिटेशन पीरियड ऑफ 2 years फॉर मेकिंग रिफंड क्लेम टू एक्सक्लूड द टाइम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिफंड क्लेम, जिस दिन मैंने रिफंड क्लेम फाइल किया था, ये वाली डेट, टिल द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी, जिस दिन मुझे डेफिशिएंसी कम्युनिकेट की गई। मतलब 21 से लेकर के 30th के बीच का जो टाइम पीरियड है, ये यहां से 21 से 30 तक का, ये टाइम पीरियड 2 years में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, बराबर 2 years में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसका मतलब मुझे इतने दिन और मिल जाएंगे 31 मार्च के बाद में, ताकि मैं अपनी जो भी एप्लीकेशन है उसको रेक्टिफाई करके वापस दे सकूं, सबमिट कर सकूं। तो ये टाइम जो है ना 2 years में काउंट नहीं होगा, इतना टाइम। ओके, चलो आप खाली ये वाला पढ़ना। प्रोसीजर फॉर रिफंड, जनरल प्रोविजन तो क्या बोलते हैं भाई, RFD 01 फॉर्म आपको फिल करना है रिफंड के लिए, बट RFD 01 फॉर्म कुछ केसेस में फाइल नहीं होता है। देखो RFD 01 कब फाइल नहीं होता, इधर देखो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के टाइम पे, उस टाइम पे RFD 01A फाइल होता है। दूसरा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आफ्टर पेमेंट ऑफ IGST पे करके एक्सपोर्ट करते हो गुड्स को, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तब शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट ये फाइल करना पड़ता है। या आप अंडर सेक्शन 55 वाले स्पेसिफाइड पर्सन को सप्लाई करते हैं, UN बॉडीज वगैरह। और एक अभी नया आ गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगर कोई आउटलेट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आगे बताऊंगा मैं, ये आएगा। ये जो लोग हैं इनको जब रिफंड लेना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का लेना हो या एक्सपोर्ट करते हो IGST पे करके उसका रिफंड लेना हो, या UN बॉडीज वगैरह का, या आउटलेट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है, ये RFD 01 फॉर्म फिल नहीं करते हैं। RFD 01 फिल फॉर्म नहीं, ये फॉर्म फिल नहीं करते हैं। बाकी केस में ये फॉर्म फिल होगा। तो उधर देखो, एनी पर्सन एक्सेप्ट कवर्ड अंडर सेक्शन 55 UN बॉडीज, एम्बेसीज वगैरह, या एक्सपोर्टर हु एक्सपोर्ट गुड्स आफ्टर पेमेंट ऑफ IGST, बराबर है। रूल 96 विल बी एप्लीकेबल, कैन अप्लाई ऑफ रिफंड इन फॉर्म GST RFD 01। इनको छोड़ करके, ये एक्सेप्ट लिखा है, इनको छोड़ करके बाकी के RFD 01 में कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्ट में एक पॉइंट और भी लिख सकते हो आप, एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वो यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का, कि वो RFD 01A फॉर्म फिल करेंगे। ओके ना, नेक्स्ट आता है रिफंड एप्लीकेशन बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। जैसा कि आपको पता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन ये क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन से पहले टैक्स पे करते हैं, एडवांस में टैक्स पे करते हैं। मान लीजिए कि इन्होंने एडवांस में टैक्स पे कर दिया, बराबर है, ₹5 लाख का। अब ये क्या करते हैं, 80 डेज के लिए मान लो इनका रजिस्ट्रेशन हुआ, 80 डेज के लिए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जनरली 90 डेज के लिए होते हैं। मान लो कभी कभी किसी केस में कम भी परमिशन मिलती है, इनको 80 डेज की मिली। अब 80 डेज एक्सपायर हो गए, तो ये अपना लास्ट रिटर्न जब फाइल करेंगे, रिटर्न इनको भी मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जब ये अपना लास्ट रिटर्न फाइल करेंगे, उस केस में ये एडजस्टमेंट करेंगे कि इन्होंने टोटल टैक्स कितना पे किया, टोटल टैक्स पेड
5 lakhs। और इतने टाइम में जो सर्विस या गुड सप्लाई किया उसकी लायबिलिटी कितनी थी? लायबिलिटी बनती थी 4 लाख से खाली। तो जो 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा दे दिया इन्होंने एडवांस में, वो इनको रिफंड होगा। तो ये सब एडजस्टमेंट इनको लास्ट रिटर्न में करने पड़ेंगे, लास्ट रिटर्न में अपने करने पड़ेंगे सारे एडजस्टमेंट। फर्निश रिटर्न ये अपना रिटर्न फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 39 में। रिफंड ऑफ एनी अमाउंट आफ्टर एडजस्टिंग टैक्स पेबल शैल बी क्लेम्ड इन लास्ट रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड। एससीजेड का केस हो, डीम्ड एक्सपोर्ट का केस हो, तब सप्लाई रिसिपेंट कोई भी अप्लाई कर सकता है। एससीजेड का केस हो, बट उनकी कंडीशन है डीम्ड एक्सपोर्ट में सप्लायर कब करता है? जब रिसिपिएंट एक अंडरटेकिंग दे दे कि वो आईटीसी क्लेम नहीं करेगा और रिफंड सप्लायर को दे दिया जाए। तो सप्लाई टू एससीजेड को अगर आप सप्लाई करते हैं तो गुड्स हो या सर्विस हो, आपको एक एविडेंस अटैच करना पड़ता है और उसके बाद में आप RFD 01 फॉर्म फिल करोगे, उसके साथ एविडेंस अटैच करोगे, फिर रिफंड मिलेगा। तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। एक ये अमेंडमेंट है रूल 89(1)A। ये रूल क्या है और क्या बोलता है बराबर, और कितना इंपॉर्टेंट है जरा देखते हैं। ये रूल 89(1)A क्या बोलता है? अंडर सेक्शन 77 की बात करता है। 77 की क्या बात करता है? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए फेब 22 का केस लेता हूँ मैं। मान लीजिए फेब 22 में मैंने कोई सप्लाई की, इंट्रा स्टेट सप्लाई, जिसमें मैंने CGST SGST 9,000 पे करना था। बट गलती से मैंने क्या किया, 20 मार्च को IGST पे कर दिया 18,000 का। IGST पे कर दिया 18,000 का। ये IGST 18,000 का मैं पे कर चुका हूँ। ये IGST 18,000 का पे करने के बाद में मुझे मालूम चलता है कि अरे यार ये तो गलत पे कर दिया मैंने। तो फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट मंथ 20 अप्रैल राइट अमाउंट पहले पे करूँगा, CGST SGST 9,000 paid to government डिपार्टमेंट लिखता हूँ, मतलब गवर्नमेंट। ओके। दूसरा जो रॉन्ग अमाउंट पे कर दिया था, IGST 18,000 विल बी रिफंडेड, वो मुझे रिफंड हो जाएगा। तो सर इसमें अमेंडमेंट क्या है? ये तो पहले ही था। इसमें एक चीज़ नहीं आई है बेटा, इसके लिए मैं एप्लीकेशन कब दूंगा? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। सर वो तो हमने पढ़ा है ना, विद इन 2 years फ्रॉम द रिलेवेंट डेट। वो रिलेवेंट डेट कौन सी मानी जाएगी? तो यहाँ पे बेटा रिलेवेंट डेट मानी जाएगी जो डेट ऑफ पेमेंट है। ये वाला अमाउंट जब हमने पे किया था, ये कौन सी डेट को पे किया था? मान लो ये हमने 20 अप्रैल को पे किया था, 22 को, यहाँ से 2 years, मतलब 20 अप्रैल 24 तक रिफंड एप्लीकेशन दे सकता हूँ मैं, रिफंड एप्लीकेशन दे सकता हूँ। ये यहाँ पे अमेंडमेंट है बेटा। RFD 01 20 अप्रैल 2024 तक दी जा सकती है यहाँ पर। एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड अंडर सेक्शन 77 ऑफ द एक्ट of any tax paid by him in respect of the transaction considered by him to be an intra-state supply which is subsequently held to be an interstate supply may before the expiry of period of 2 years from the date of payment of tax on the interstate supply। अब इधर देखना बेटा, सर आपने तो इंटर को इंट्रा, इंट्रा को इंटर कर दिया, कोई बात नहीं, सेम प्रोविजन है, वाइस वर्सा है। मान लो अगर आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया, उसकी जगह आपने CGST SGST पे कर दिया गलती से, तो पहले ये राइट अमाउंट पे करो और फिर इसका रिफंड मिलेगा। जिस दिन ये राइट अमाउंट पे किया उस दिन से 2 years में। अब आपके इसमें CGST एक्ट है तो इसमें ऐसा दिया गया, बट IGST एक्ट का भी क्वेश्चन बनेगा इसमें आपके बराबर। तो इतना याद रखो, चाहे कोई सा भी टैक्स हो,
सीजीएसटी की जगह सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह गलती से आईजीएसटी पे कर दिया, या आईजीएसटी की जगह गलती से सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया आपने, बराबर है। तो पहले राइट अमाउंट पे करो अगले महीने। जब राइट अमाउंट पे करोगे 1 से 2 ईयर्स के अंदर अंदर आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। ओके, फाइल एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म जीएसटी RFD 01 through the common portal, either directly or through a facilitation center notified by the commissioner, provided that the said application may is regarded as any payment of tax and interest rate supply before coming into force of these sub rules be filed before the expiry of period of 2 years from the date on which these sub rules come into force। अब आप RFD 01 फॉर्म फिल करते हो, इधर देखो, उसके बाद क्या होगा, तो इधर देखना बेटा, ये ऑफिसर है, मुझे रिफंड चाहिए, मैंने RFD 01 फॉर्म फिल किया। अब देखो 4 केसेस हैं जिनमें RFD 01 फिल नहीं होता, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट जहां पे भी RFD 01 फिल होता है मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैंने RFD 01 फॉर्म फिल किया इनको कि भाई साहब ये RFD 01 है, ये फॉर्म है, प्लीज मुझे रिफंड दे दो। फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करते ही रिफंड नहीं दे देंगे, अरे गौड़ साहब आपने रिफंड का एप्लीकेशन दे दिया, ये लो रिफंड ले जाओ अपना, नहीं, ये चेक करेंगे पहले उसको। तो प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड, यस, तो मेक एन ऑर्डर RFD 06 फॉर सैंक्शनिंग द क्लेम। एक फॉर्म आता है GST RFD 06, GST RFD 06, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर वो सैंक्शन कर देंगे कि रिफंड मिल जाए। रिजेक्ट भी करते हैं तो इसी फॉर्म में करते हैं, ये फॉर्म रिजेक्शन और सैंक्शनिंग का होता है। तो इन्होंने सैंक्शन कर दिया कि महेश गौड़ को रिफंड दे दिया जाए, तो फिर मुझे रिफंड मिल जाएगा, बट वो सेटिस्फाई नहीं है, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड, नो सेटिस्फाई नहीं है वो, रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो फिर वो मुझे बाकायदा राइटिंग में एक रीजन देंगे, शोकोज नोटिस इशू करेंगे, महेश गौड़ हम तुमको ये रिफंड क्यों दे, बराबर, और साथ में रीजन भी राइटिंग में देंगे, क्या रिफंड इज नॉट एडमिसिबल, महेश गौड़ आपको रिफंड नहीं मिलेगा, या फिर महेश गौड़ आपको रिफंड तो मिल रहा है बट हम देंगे नहीं, इज नॉट पेबल। मैंने कहा भाई क्यों नहीं दोगे, बोले तुम्हारा कुछ पुराना बकाया ड्यू है, हम वहां एडजस्ट करेंगे, वो भी लिख करके दो। तो एक शोकोज नोटिस भेजेंगे वो मुझे, उसमें ये लिखा रहेगा, महेश गौड़ कारण बताओ कि हम रिफंड क्यों दे जबकि तुम्हारा पुराना इतना ड्यू बाकी है, महेश गौड़ कारण बताओ कि हम रिफंड क्यों दें जबकि तुम्हारे डॉक्यूमेंट हमको प्रॉपर नहीं लग रहे। तो प्रॉपर ऑफिशियल इशू शोकोज नोटिस GST RFD 08 में। अब ये नोटिस मुझे मिलेगा, उसके 15 दिन में मैं रिप्लाई करूंगा, सर आप गलत हैं, सर मेरे डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं, सर आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच किए मैंने दिया, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट आपने मांगे वो मैं अभी अटैच करके भेज रहा हूं, जो भी। एप्लीकेंट फर्निश रिप्लाई विद इन 15 days ऑफ द रिसीट ऑफ सच नोटिस इन GST RFD 09। इस फॉर्म में मैं रिप्लाई करूंगा। फॉर्म नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, खाली RFD 01, 01A, ये 3-4 फॉर्म याद रखो, बाकी नहीं। 06 अब मैंने रिप्लाई किया, अब ये प्रॉपर ऑफिसर वापस से चेक करेगा। प्रॉपर ऑफिसर शेल आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्लाई and after giving him an opportunity of being heard make an order GST RFD 06 for sanctioning और या रिजेक्शन दी क्लेम, या तो सैंक्शन कर देंगे रिफंड या रिजेक्ट कर देंगे, जो भी होगा वो ऑर्डर पास करेंगे। ओके, नाउ फैसिलिटी ऑफ विड्रॉल ऑफ रिफंड एप्लीकेशन टैक्स पर इंट्रोड्यूस। अब रिफंड एप्लीकेशन पहले जब हम देते थे तो उसको वापस विड्रॉ नहीं कर सकते थे अगर कुछ गड़बड़ है तो, बट अभी एक अमेंडमेंट आ गया, और ये अमेंडमेंट में वापस भी कवर करूंगा बाद में। तो एक अमेंडमेंट आ गया, क्या आ गया कि भाई रिफंड एप्लीकेशन जो है वो विड्रॉ की जा सकती है। जैसे ही मैंने रिफंड एप्लीकेशन दी बट अभी तक सैंक्शनिंग ऑर्डर पास नहीं हुआ या प्रोविजनल ऑर्डर पास नहीं हुआ, बराबर है, ये शोकोज नोटिस इशू नहीं किया कि हम आपको रिफंड क्यों दें, कुछ भी ऐसा स्टेप, मतलब मेरी एप्लीकेशन पे कोई रिएक्शन नहीं लिया अभी तक, उन्होंने शांत बैठे, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया मेरी एप्लीकेशन पे, शांत बैठे, उससे पहले पहले मैं चाहूं तो एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकता हूं। तो the applicant may at any time before issuance of provisional refund sanctioning order या final refund sanctioning order, ये provisional order पास करे रिफंड का, या final order पास करे रिफंड का, या पेमेंट ऑर्डर पास करे, या रिफंड विदहोल्ड करने का ऑर्डर पास करे, या शोकोज नोटिस इशू करे कि हम रिफंड क्यों दें। इनसे पहले, ये कुछ भी स्टेप लेने से पहले, ओके, बिफोर इश्यूएंस ऑफ शोकोज नोटिस वगैरह, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी रिफंड एप्लीकेशन फाइल्ड विड्रॉ द सेड एप्लीकेशन ऑफ द रिफंड बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, मैं उसको विड्रॉ कर लूंगा। अब एप्लीकेशन देते वक्त मैंने कुछ पेमेंट किया जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या कैश लेजर से गया, वो पैसा डेबिट हो गया तो वो वापस ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा जब मैं विड्रॉ करूंगा तब। ओके,
फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन, ठीक है, शेल बी क्रेडिट बैक टू द लेजर फ्रॉम विच सच डेबिट वाज मेड। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट? ये किसको बोलते हैं बेटा? ये वो केसेस है जिनमें रिफंड जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेंट के अकाउंट में जाएगा। तो ये हम एक ब्रेक के बाद में करेंगे इस चीज को, छोटे से ब्रेक के बाद में इसको समझेंगे। ओके।